हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस एंड ये आपका सेशन रहने वाला है 2023-24। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के मिड टर्म प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि डीओई की तरफ से ये जारी हुआ है। और ये आपका क्वेश्चन पेपर या सैम्पल पेपर हम बोल सकते हैं कि 3 घंटे का होगा और आपका ये क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का है। तो चलिए हम इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दे रखे हैं, जैसे कि क्वेश्चन पेपर है, सेक्शन में डिवाइडेड है, जैसे ABCD ये सेक्शन में डिवाइड है 4 सेक्शनों में और 36 क्वेश्चंस होने वाले हैं और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी अटेम्प्टेड, आपको करने होंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें है सेक्शन A। सेक्शन A का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। जैसे कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस। हमें जब हमें कन्वर्ट करना पड़ता है टेम्परेचर से सेल्सियस में, तो हम क्या करते हैं, आप भी जानते होंगे, 273 से हम माइनस करते हैं। तो जैसे कि 793 में से जब हम माइनस करेंगे 273, तो हमारा आंसर आएगा इसमें पहले वाले का 520। हमारा ए का हो जाएगा आंसर 520। और फिर सेकंड है 870K। तो जब हम 870 को हम माइनस करेंगे 273 से करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा इसमें 597। तो इसमें हमारा हो गया आंसर 597। और इसमें और में एक और क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि एक गोताखोर स्विमिंग पूल में पानी को काटने के सक्षम है, कौन सा पदार्थ का गुण ये परीक्षण दर्शाता है। जैसे कि ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी मैटर डज द ऑब्जर्वेशन शो। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, जब कोई पानी में कोई बंदा तैर रहा है तो मतलब वो पानी को कैसे काट रहा है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर है, इससे पता चलता है कि पदार्थ सतत नहीं है बल्कि कणों से बना है जिनके बीच में जगह है। मतलब जगह है मतलब स्पेस है। तो इसमें आंसर इसका यही है, दिस शो द मैटर इज ए नॉट कंटिन्यूस एंड बट इज ए मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये बना तो पार्टिकल्स है पर लेकिन इनके बीच में स्पेस होता है, विच हैव स्पेस बिटवीन। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित करें। जैसे कि जल, चीनी, ऑक्सीजन। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जैसे कि आप जानते हैं, पहले मतलब वाटर, शुगर, ऑक्सीजन नहीं, जैसे ऑक्सीजन फिर वाटर फिर शुगर। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं साथ के साथ। देखिए सेकंड का आंसर, ऑक्सीजन एक गैस है, पानी तरल है और चीनी क्रिस्टलीय है, ठोस है। अतः आकर्षण पर बलों का बढ़ता क्रम ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन फिर पानी फिर चीनी है, ये सीक्वेंस में है। जैसे कि ऑक्सीजन इज ए गैस, वाटर इज लिक्विड एंड शुगर इज ए क्रिस्टलिन सॉलिड, सो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस अट्रैक्शन इज ऑक्सीजन फिर वाटर एंड शुगर। अब हम अपना देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है कि मिश्र धातु क्या है, एक उदाहरण भी दीजिए। व्हाट आर एलॉयज, गिव वन एग्जाम्पल। हमको बताना है कि मिश्र धातु क्या है और उसका एक उदाहरण भी देना है। चलिए हम इसका भी आंसर देखते हैं। थर्ड का आंसर होगा हमारा, मिश्र धातु धातुओं के सजातीय मिश्रण है और इन्हें भौतिक तरीकों से उनके घटकों में अलग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पीतल लगभग 30% जस्ता और 70% तांबे का मिश्रण है। ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, जैसे जस्ता और तांबे। तो जैसे कि पीतल लगभग दो चीज़ों से बना है, 30% इसमें हमारा क्या लगा है, जस्ता, और 70% तांबा। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे तो मिक्स होने के वजह भी बन जाता है, तो हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो एलॉयज़ में हमारा यही आएगा आंसर। जैसे एलॉयज़ आर होमोजेनियस मिक्सचर होता है ऑफ मेटल्स एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। फॉर एग्जांपल हमें दिया है ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्स, इसमें दे रखा है 30% जिंक एंड 70% कॉपर। तो हमारा थर्ड का आंसर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विलयन की सांद्रता क्या होती है, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। देखिए हमारा इसका आंसर क्या होगा, किसी घोल की सांद्रता किसी विलय की वह मात्रा है जो विलायक या घोल की एक विशेष मात्रा में निहित होती है। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं एक बार हम, यदि 2 ग्राम सैलिसिलिक एसिड को 100 मिलीलीटर पानी में घोला जाता है और दूसरे कंटेनर में 8 ग्राम सैलिसिलिक एसिड को समान मात्रा में पानी में घोला जाता है, तो 2 ग्राम घोल की तुलना में सैलिसिलिक एसिड का 8 ग्राम घोल एक केंद्रित घोल होता है।
ठीक है। और इसमें इंग्लिश में लिखा है द कंसनट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज़ द क्वांटिटी ऑफ ए सॉल्यूट दैट इज़ ए कंटेन इन ए पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। For example, if 2 grams of salicylic acid is dissolved in 100 ml of water, in another container 8 grams of salicylic acid is dissolved in the same amount of water, and then 8 gram solution of salicylic acid is concentrated solution compared to be 8 ग्राम। जैसे इसमें एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल बताया, जैसे कि 100 ml हमने वाटर लिया जिसमें हमने दो में लिए 100 ml इधर 100 ml इधर वाटर है इसमें, और इसमें हमने 2 ग्राम सैलिसिलिक एसिड एक में इसमें डाला और हमने 8 ग्राम इसमें डाला। तो जो इसमें जो सोल्यूशन है ना सैलिसिलिक एसिड, तो इसका जो सैलिसिलिक एसिड है कंसनट्रेटेड ज़्यादा रहेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि सैलिसिलिक एसिड 8 ग्राम घोल का केंद्रित घोल होता है। तो कंसनट्रेटेड ऑफ सॉल्यूशन का आंसर आपका ये होता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उन 2 जीवों के नाम बताइए जिनका हमने अध्ययन किया है और जिनमें अपने स्वयं के अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। जैसे कि नेम टू ऑर्गेनिल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। तो जैसे कि हम जानते हैं शायद एक होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट एंड सेकंड होता है हमारा सा माइटोकॉन्ड्रिया। जब भी हम चलो आंसर देख लेते हैं इसका भी क्या है। 5th का आंसर हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऐसे 2 अंग हैं जिनमें अपनी आनुवंशिक सामग्री होती है। जैसे इसका आंसर क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर दी ओनली 2 ऑर्गेनिल्स दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। अब हम अपना 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली के रूप में क्यों जाना जाता है। और अथवा में एक और क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का निर्माण करने वाले लिपिड और प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होते हैं। और इंग्लिश में पढ़ते हैं एक बार हम, वाई आर लाइसोसोम्स नाउ एज ए सुसाइड बैग्स, एंड और में है वेयर डू दी लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड। इसकी चलिए हम इसका भी आंसर देखते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन का आंसर होगा, यदि कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो लाइसोसोम में से एक फट जाता है और कुछ पाचन एंजाइम छोड़ता है। जैसे एक फट गया तो एक छोड़ देता है एंजाइम, और फिर जारी एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं, अतः कोशिका मर जाती हैं। अतः लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है। ठीक है। और इफ़ द सेल्स गेट डैमेज, इंग्लिश में पढ़ते हैं, देन वन ऑफ द लाइसोसोम बर्स्ट एंड रिलीज सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स and the release enzymes then digest their own cell and ultimately the cell dies, hence lysosomes are called suicide bags of the cell। और हमारा और अथवा में भी एक क्वेश्चन था, इसमें पूछा था प्रोटीन का संश्लेषण RER के राइबोसोम्स पर होता है, जबकि लिपिड का संश्लेषण वो SER के ऊपर होता है। इंग्लिश में देखते हैं एक बार। इंग्लिश में प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड ओवर राइबोसोम्स RER एंड वाइल लिपिड्स आर सिंथेसाइज्ड ओवर SER। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, रंध्रों का क्या कार्य है। व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा। हमें स्टोमाटा के फंक्शंस बताने हैं। चलिए हम स्टोमाटा के फंक्शंस भी देखते हैं। 7th क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा, रंध्र सामान्यतः प्रकाश के दौरान खुलते हैं और रात के दौरान बंद हो जाते हैं। इसका मुख्य कार्य पत्तियों में छिद्रों को खोलकर और बंद करके गैसों का आदान प्रदान करना है। इनका जो मुख्य काम है सीधा है, क्या कहते हैं, छिद्रों को खोलकर और बंद करके गैसों का आदान प्रदान करना। ठीक है। फिर स्टोमाटा नॉर्मली ओपन ड्यूरिंग लाइट, क्लोज ड्यूरिंग द नाइट। इट्स मेन फंक्शन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग द पोर्स इन द लीव्स। हम देखते हैं अपना 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन हमारा क्या है, हृदय की मांसपेशी की विशिष्ट कार्य क्या है। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल। हमें कार्डियक मसल का एक स्पेसिफिक फंक्शन बताने की मुख्य कार्य क्या है। चलिए 8th क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 8th क्वेश्चन का आंसर है हमारा, हृदय की मांसपेशी हृदय की सिकुड़न और इसलिए पंपिंग क्रिया के लिए जिम्मेदार है। इसका मेन काम है सिर्फ पंपिंग। द कार्डियक मसल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट एंड देयर फॉर द पंपिंग एक्शन। आपका 8th क्वेश्चन का आंसर है, कार्डियक मसल के हमारा मेन फंक्शन कोई बताना था तो इसका मेन फंक्शन यही है कि पंपिंग करना। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन है हमारा, आप गति और वेग में कैसे अंतर करेंगे और अथवा में है दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। हाउ विल वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। 9th क्वेश्चन में हमारे 2 क्वेश्चन पूछे हैं और में, तो हम चलिए दोनों के आंसर साथ देखते हैं। 9th क्वेश्चन का हमारा पहला है,
गति वह समय दर है जिस पर कोई वस्तु किसी पथ पर चल रही है, जबकि वह किसी वस्तु की गति की दर और दिशा है। जैसे कि स्पीड इज़ द टाइम रेट एट विच ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग अलोंग ए पाथ। जैसे कोई रास्ते पे किसी भी स्पीड को दर्शाया जाता है, टाइम रेट एंड द स्पीड। जैसे गति, जैसे मान लो कोई गाड़ी की रास्ते पे कोई गाड़ी चल रही है तो उस पर हम टाइम पता कर सकते हैं टाइम रेट के हिसाब से। और वाइल वेलोसिटी इज़ द रेट एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट। और जो वेग होता है, जबकि वेग किसी वस्तु की गति की दर और दिशा है। और हमारा और में क्या है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच पथ की पूरी लंबाई को दूरी कहा जाता है। और विस्थापन किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की सीधी लंबाई है जब उनके बीच न्यूनतम पथ के साथ मापा जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, तो ये जितना भी है एम का, ये हमारा डिस्टेंस है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिकॉज इसका इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं। द कंप्लीट लेंथ ऑफ द पैथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्ट लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स व्हेन मेजर्ड अलॉन्ग विद द मिनिमम पाथ बिटवीन देम। हमारा 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विस्थापन के लिए सत्य है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। पहला क्वेश्चन क्या है, यह शून्य नहीं हो सकता। जी नहीं, ये शून्य हो सकता है। तो ये हमारा पहला वाला तो रॉन्ग ही है, ट्रू फॉल्स। एंड फिर इसका पूछ रहा है सेकंड, इसका परिमाण वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। जैसे कि इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर दैन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉइंट है और इस पॉइंट से क्या ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये इससे बड़ा हो सकता है। तो इसमें ग्रेटर दैन बोला तो ये भी हमारा रॉन्ग है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब हमारा 11th क्वेश्चन है हमारा, जड़त्व के नियम की व्याख्या कीजिए। अथवा यदि क्रिया हमेशा प्रतिक्रिया के बराबर होती है तो बताइए कि घोड़ा एक गाड़ी को कैसे खींच सकता है। एक्सप्लेन लॉ ऑफ इनर्शिया एंड इन एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन। एक्सप्लेन हाउ ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। चलिए हम 11 का भी आंसर देखते हैं। 11 क्वेश्चन का हमारा आंसर है, कोई वस्तु लगातार आराम की स्थिति में है। जैसे कोई वस्तु अगर रुकी हुई है या एकसमान रेखीय गति में बनी रहती है, रुकी है बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल ना लगाया जाए। तो अगर ये तो सीधी सी बात है, अगर किसी भी चीज़ पे हम कोई बल या नहीं लगाएंगे तो वो एक स्थिति स्थिर ही रहेगी। स्थिति मतलब एक जगह रुकी ही रहेगी। जैसे कि लिखा, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। 11th का हमारा ए होता है। सेकंड का आंसर 11th का दूसरा, जब एक घोड़ा ज़मीन को धक्का देता है तो ज़मीन प्रतिक्रिया करती है और आगे की दिशा में घोड़े पर बल लगाती है। यह बल गाड़ी के घर्षण बल पर काबू पाने के सक्षम होता है और गाड़ी चलती है। जैसे कि आप समझते हैं, जब घोड़ा अगर ज़मीन को धक्का दे रहा है तो फिर ज़मीन प्रतिक्रिया करती है और आगे की दिशा में घोड़े को चलाता है तो घोड़ा आगे बढ़ता है। तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सीधा सा ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है। जैसे कि व्हेन ए हॉर्स पुशेस द ग्राउंड रिएक्ट्स एंड एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन द हॉर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस फोर्स इज एबल टू ओवरकम फ्रिक्शन फोर्स टू द कार्ट एंड इट्स मूव। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु के संवेग से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या है। और अथवा में है, एक पृथक प्रणाली में जहां कोई बाहरी बल नहीं है कुल संवेग क्या होता है। जैसे कि वाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट। एंड सेकंड है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम वेयर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एंड व्हाट हैपन्स टू द टोटल मोमेंटम। चलिए हम 12 का भी आंसर देखते हैं। 12th का हमारा आंसर क्या होगा, संवेग किसी गतिमान पिंड की गति की मात्रा है और जिसे उसका द्रव्यमान और वेग के उत्पाद के रूप में मापा जाता है। जैसे उसका सूत्र हमारा क्या है, द्रव्यमान इंटू वेग। तो इसकी एसआई इकाई क्या है, किलो इंटू मीटर पर सेकेंड है। और इसका इंग्लिश में मोमेंटम इज़ द क्वांटिटी ऑफ ए मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी मेजर एज ए प्रोडक्ट। हम मेज़र किस में कर सकते हैं, मास एंड वेलोसिटी में। फॉर्मूला है हमारा ऐसा यूनिट का किलोमीटर पर सेकंड। और हमारे इसमें और में भी था एक और क्वेश्चन, उसका आंसर क्या होगा हमारा, एक प्रणाली जो परिवेश के साथ ऊर्जा या पदार्थ के आदान प्रदान की अनुमति नहीं देती है उसे पृथक प्रणाली कहा जाता है। एक तो पृथक प्रणाली का हमें मतलब बताना था क्या है, तो ए सिस्टम दैट डज नॉट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ नीदर अदर एनर्जी और मैटर विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड ए आइसोलेटेड सिस्टम। एक इसका एक एग्जाम्पल भी है जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है। जैसे कि
थर्मस फ्लास्क एक पृथक प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण है। थर्मस फ्लास्क एक का उपाय चीज़ों को ठंडा या गर्म रखने के लिए किया जाता है, जिसमें आप थर्मस कह सकते हैं इसको सीधा सा, जिसमें थर्मस में हम पानी अपना गर्म रखते हैं, चाय रखते हैं गर्म, जिसमें बनी रहती है ज़्यादा टाइम तक, ये उसकी बात कर रहे हैं। फिर इस प्रकार थर्मस ऊर्जा को स्थानांतरण की अनुमति नहीं देता है। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य बंद कंटेनर की तरह थर्मस पदार्थ स्थानांतरण की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि इसमें एक ढक्कन होता है जो किसी भी चीज़ को कंटेनर में प्रवेश करने या छोड़ने की अनुमति नहीं देता है। तो जैसे कि एक पृथक प्रणाली अपने परिवेश के साथ ऊर्जा या पदार्थ का आदान प्रदान नहीं करती है, तो हम इसे ही आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग? जैविक खेती से आप क्या समझते हैं? चलिए हम ये आंसर भी देख लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन, जैविक खेती कृषि। जैविक खेती कृषि उत्पादन की एक विधि है जिसमें कीटनाशकों और सिंथेटिक दवाओं या उर्वरकों और आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों जैसे सिंथेटिक पदार्थों का उपयोग शामिल नहीं है। बस यही कि जैविक कृषि वही है जिनमें केमिकल्स वाले पदार्थों का इस्तेमाल ना किया जाता हो, वही जैविक खेती है। जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए मेथड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन दैट डज नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ सिंथेटिक सब्सटेंसेस सच एज पेस्टिसाइड्स, सिंथेटिक ड्रग्स और फर्टिलाइजर एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे आपके 1 मार्क्स से सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और हमारा एक वो उसका आइसोलेटेड सिस्टम का एक इंग्लिश में भी एग्जांपल रह गया था, अगर जिन्होंने नहीं देखा वो भी देख लें दोबारा से। ये थर्मस फ्लैश इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये थर्मस फ्लैश इज़ यूज टू कीप थिंग्स, हम मतलब उसमें रखते हैं सामान, कोल्ड और हीट चीज़ें रखते हैं। थर्मस डज नॉट अलाउ एनर्जी फॉर्म ट्रांसफ़र, वो अलाउ नहीं करता एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए, किसी भी ऊर्जा को अंदर आने या जाने के लिए। एडिशनली द थर्मस लाइक एन अदर क्लोज्ड कंटेनर डज नॉट अलाउ मैटर ट्रांसफ़र बिकॉज ही हैज़ लेड, वो एक लिड होता है, दैट डज नॉट अलाउ एनीथिंग टू एंटर एंड लीव द कंटेनर। एन आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज एनर्जी और मैटर विथ इट्स सराउंडिंग्स। अब आता है हमारा 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में क्या है, एक छोटा सा पैसेज है आपके चैप्टर से लिया गया होगा, कहीं से टॉपिक निकाल के उसको हमको पढ़ के कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमको देने होंगे। तो चलिए हम इसे पहले पढ़ लेते हैं। भारत में 1952 से 2010 तक खाद्यान्न उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई है, जिसमें कृषि योग्य भूमि क्षेत्र में केवल 25% की वृद्धि हुई है। उत्पादन में यह वृद्धि खेती में शामिल और प्रथाओं के माध्यम से हासिल की गई है। हम इस 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला रोपण के लिए बीज का चुनाव है, दूसरा फसल पौधों का पोषण है और तीसरा है बढ़ती और कटी हुई फसलों का नुकसान से बचाना। इस प्रकार फसल के पैदावार में सुधार के लिए गतिविधियों के प्रमुख समूह को वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे फसल किस्म में सुधार और फसल उत्पादन में सुधार और ये फसल सुरक्षा प्रबंधन। तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, चलो इनको भी पढ़ लेते हैं। ये इंग्लिश वाला तो मैं आपकी बार नहीं पढ़ रहा, तो हम सीधा इसके MCQ सॉल्व करते हैं सीधा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, खरीफ मौसम की अवधि क्या है? तो इसमें होगा हमारा आंसर जून से अक्टूबर। व्हाट इज़ द खरीफ सीजन पीरियड? बी ऑप्शन जून टू अक्टूबर। फिर है हमारा सेकंड क्वेश्चन, रबी मौसम की अवधि क्या है? तो इसमें हमें अवधि बतानी, तो ये है नवंबर से मार्च, नवंबर टू मार्च, ऑप्शन बी। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन, पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में डैश नामक प्रक्रिया द्वारा निर्मित करते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते ही हैं, वो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस। ए प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड इन सनलाइट बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल नहीं है? जैसे कि अलसी, धान या अरहर या मक्का। तो जैसे कि हमारा इसमें धान, अरहर, मक्का ये तो है ही, पर लेकिन ये अलसी नहीं है, तो हमारा इसमें ऑप्शन होगा ए, इज ए नॉट, लिंसीड। ऑप्शन 4 का हो गया फिफ्थ। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? गेहूँ, सोयाबीन, मटर या सरसों। सोयाबीन नहीं है। फिर हमारा 18 क्वेश्चन में भी एक छोटा सा पैसेज है, इसको भी पढ़ लेते हैं। किसी विलयन की सांद्रता उसकी प्रति इकाई आयतन या घोल के प्रति इकाई द्रव्यमान में मौजूद मिलने की मात्रा है। तापमान में वृद्धि के साथ एक विलयन की घुलनशीलता बढ़ जाती है।
एक प्रयोग के दौरान एक छात्र सामान्य तापमान पर 350 मिलीग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलता है। फिर किसी विलयन की सांद्रता के द्रव्यमान को द्वारा द्रव्यमान प्रतिशत विलयन का द्रव्यमान 100 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि इन्होंने क्या किया है, 350 मिलीग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलता है फिर किसी विलयन की सांद्रता को द्रव्यमान के द्वारा प्रतिष्ठित किया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके अंदर एक दो क्वेश्चन होंगे ज़रूर। इसका थोड़ा इंग्लिश का ही पढ़ लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ पर यूनिट ऑफ मास ऑफ द सॉल्यूशन और solubility of a solution increases with the increase in the temperature during an experiment। एक स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट किया, डिजोल्व 50 ग्राम ऑफ शुगर इन 350 ग्राम ऑफ वाटर एंड नॉर्मल टेम्परेचर। concentration of a solution can be expressed by mass percentage as mass of solute mass of solution upon 100। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा विलयन का घटक नहीं है, तो इसमें हमारा पहला आपका आंसर होगा सी, परीक्षित प्रवास्ता, डिस्पर्स्ड फेस, ऑप्शन सी। चीनी का घोल है, चीनी का घोल क्या है हमारा, ए, ठोस और तरल का विलयन। शुगर सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन ऑफ ए लिक्विड और सॉलिड एंड लिक्विड, ऑप्शन ए। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का विलयन की सांद्रता के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इसमें हमारा कथन सत्य है ए, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। फिर हमारा उपयोग था आगे ना, उपरोक्त प्रयोग के दौरान छात्र द्वारा तैयार किए गए घोल की सांद्रता क्या है। जैसे कि हमें इसमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट ड्यूरिंग द अबव एक्सपेरिमेंट। जैसे कि देखिए उसमें 50 ग्राम चीनी और 350 मिलीलीटर पानी, ये हमारा टोटल अमाउंट होता है 400। ये हमारा टोटल होगा 400। और फिर एक फॉर्मूला है जिसे हम लोग जो सोल्यूट है उसको ऊपर लिखेंगे 50 × 100। जब हम इस 100 को इससे 0 से काटेंगे तो हमारा आएगा ऑप्शन 12.5, ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। अब है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, एक विलयन का एक बड़ा घटक है, इसमें हमारा ऑप्शन होगा ए, विलय, सोल्यूट। बिगर कंपोनेंट ऑफ ए सोल्यूशन इज ए सोल्यूट। अब हमारा 19 में एक और है पैसेज छोटा सा, उसको ही पढ़ लेते हैं। टक्कर से पहले दो वस्तुओं को संभोग का योग टक्कर के बाद के संभोग के योग के बराबर होता है और बस्तेर उन पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो, इस संवेग को संरक्षण का नियम के रूप में माना जाता है। यह कथन वैकल्पिक रूप से दिया जा सकता है क्योंकि टक्कर से दो वस्तुओं का कुल संवेग अपरिवर्तित या संश्रित रहता है। संवेग संरक्षण का नियम कर्ण निकाय पर लागू होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इंग्लिश वाला, चलो इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर collision is equal to the sum of momentum after the collision provided there is no external unbalanced force acting on them. This is now has the law of conservation of momentum. This statement can be alternatively be given as total momentum of two objects is unchanged or unserved by the collision. Law of conservation of momentum is applicable to system of particle. Answer the following question. जैसे कि इसमें कुछ क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। क्या है, कणों की एक प्रणाली केवल दो कणों के लिए या फिर केवल एक कणों के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर होगा ए, कणों की एक प्रणाली, ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सेकंड क्वेश्चन है, संवेग के संरक्षण का नियम उपयुक्त है बस्तेर की। तो उसमें होगा ऑप्शन हमारा बी, कणों पर कार्य करने वाला कोई बाहरी असंतुलित बल नहीं होना चाहिए। There should not be any external unbalanced force acting on particles. थर्ड क्वेश्चन क्या, टक्कर होने पर दो वस्तुओं का कुल संवेग है, परिवर्तित या संश्रित रहता है या शून्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें होगा हमारा ऑप्शन बी, संश्रित रहता है। फोर्थ क्वेश्चन, संवेग की एसआई इकाई क्या है, तो हमारा होगा इसमें ऑप्शन बी, kg/ms। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज बी। ठीक है, फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है जो कि माप है वस्तु की गतिज ऊर्जा या वस्तु की संभावित ऊर्जा या वस्तु की, इसमें इंग्लिश में मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी इज विच इज द मेजर्ड ऑफ द
ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट वाला है, तो इसका आंसर थोड़ा मुझे नहीं पता है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चले तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताना, या फिर मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। चलिए हम अपना 20 वाला एक लास्ट पैसेज है उसे भी हम पढ़ लेते हैं। रक्त का संयोजी ऊतक है जिसमें एक द्रव तरल मैट्रिक्स होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटेज निलंबित है। प्लाज्मा है, प्रोटीन, लवण और हार्मोन शामिल होते हैं। प्रभावित रक्त शरीर के विभिन्न भागों में हार्मोन अवशिष्ट पदार्थ, गैसों का, पोषक तत्वों का परिवहन करता है। ब्लड इज a connective tissue which has a fluid liquid matrix called plasma in which RBC, WBC and platelets are suspended. The plasma contains proteins, salt and hormones. Blood flows and transports gases, nutrients, hormones and waste material to different parts of the body. इसके कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि कौन सी कोशिका हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा बी, डब्ल्यूबीसी हमको कोशिका हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। फिर है प्लेटलेट्स मदद करता है, क्या मदद करता है, रक्त का थक्का बनाने में, ब्लड सर्कुलेशन। प्लेटलेट्स हेल्प्स इन ए। फिर हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त की किस कोशिका द्वारा किया जाता है, ये होता है हमारा आरबीसी। कार्बन डाइऑक्साइड दैट प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड बाय द सेल ऑफ द आरबीसी। प्रत्येक संयोजी ऊतक में होता है, ये किस में होता है हमारा, ए और बी दोनों, मैट्रिक्स और कोशिकाएं स्थिर दूरी पर होती है। नहीं, या तो शायद इसका ऑप्शन ए भी हो सकता है या ऑप्शन डी भी हो सकता है, इसमें भी मुझे थोड़ा डाउट है। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप मुझे कमेंट में बताना इसका भी, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा एवरी कनेक्टिव टिश्यू हैव, नहीं ये तो यही है, सॉरी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा हीमोग्लोबिन रक्त के किस घटक में मौजूद होता है, ये होता है हमारा आरबीसी। हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, आरबीसी। अब हमारा आता है सेक्शन बी। इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अगर मेरे पास टाइम रहा तो। अभी आप वैसे तो इस क्वेश्चन को ही आप देख लीजिए आराम से, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बाकी थोड़े बहुत क्वेश्चन रह गए हैं, इनके भी हम आंसर लेके ज़रूर आएंगे आपको दिखाने के लिए। अब आपके थोड़े आगे शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ही बचे हैं। फिर आपका सेक्शन डी, एंड फिर ये आपका लास्ट क्वेश्चन एंड ये ख़त्म। अगर मेरे पे टाइम रहा तो मैं इसकी एक वीडियो सेपरेट ज़रूर बनाऊंगा सेक्शन बी के बाद। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।